हेलो बच्चों। कैसे हो बच्चों आप? बच्चों हम असाइनमेंट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हम दो वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमने उसके असाइनमेंट के का जो मेथड होता है, मेन मेथड हंगेरियन मेथड, उसके बारे में बताया था। दूसरी वीडियो के अंदर बताया था हमने कुछ स्पेशल टाइप की असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिनमें हमने बताया था कि मैक्सिमाइजेशन में असाइनमेंट प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, अनबैलेंस हो तो उसे बैलेंस कैसे करते हैं और फिर उसे सोल्व कैसे करते हैं। इसी तरह से एक छोटी सी एक प्रॉब्लम और है जो क्वेश्चनों के अंदर आती है, वो होता है रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध। असाइनमेंट में कभी कभी प्रतिबंध लग जाते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाएगा वो बता रहा हूं मैं। लेकिन ध्यान रखना, इसको समझने से पहले तुम्हें पहली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हंगेरियन मेथड हमने फर्स्ट वीडियो में दिया है। तो वो जब तुम्हें समझ आता होगा, वो तुम करना जानते होगे, तभी ये प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तुम उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि हंगेरियन मेथड क्लियर हो जाए। ये तो एक छोटी सी एक समस्या है जो क्वेश्चन में करते करते बीच में आ जाती है। अब देखिए क्या समस्या है वो सुन लीजिए। देखिए हमने बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास में P1 P2 P3 तीन आदमी हैं और तीन तरह के काम है, J1 J2 J3। एक रफ एग्जांपल बताई थी होगी मैंने, फिर भी एक एग्जांपल लेता हूं। कोई फैक्ट्री मालिक है, उस फैक्ट्री मालिक के पास में तीन तरह के काम है, J1 J2 J3। उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि मुझे तीन आदमी चाहिए, लेकिन शर्त यह है तीनों आदमी तीनों काम करने जानते हो। ठीक है। अब लेकिन ऐसा तो होता नहीं कभी भी हमारे यहां पर कि जितना तुम बताओगे काम, तीन काम है तो तीन ही आदमी आएंगे, आदमी तो ज्यादा जाते हैं। तो उसको बोलते हैं फिर अनबैलेंस। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है। हमने कहा मान लीजिए तीन ही आदमी आए, P1 P2 P3, तो ये बैलेंस प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं हम। अब P1 से पूछा गया कि भाई J1 काम पर अगर तुम्हें लगाया जाए तो क्या लोगे, तो उसे दिखाएंगे हम C11 से, या जो पैसे मांगेगा वो पैसे लिख देंगे। तो C11 का मतलब किराया है या कॉस्ट है, जो मांग रहा है पेमेंट है। ठीक। P1 से पूछा J2 पे कितना, अगर इस काम पे लगाएं तो कितना पैसे लोगे, तो उसने कहा C12। इस पे लगाएं तो C13। तो C13 का मतलब है पहले आदमी को तीसरे काम पे लगाते हैं तो इतना पेमेंट वो मांग रहा है, चाहे वो एक घंटे के मांग रहा है, एक महीने के मांग रहा है, एक दिन के मांग रहा है, वो अलग प्रॉब्लम है। फिर P2 से पूछा गया, P2 से पूछा गया J1 काम पे लगाया जाए तो तुम क्या लोगे, तो उसने कहा C21। P2 से कहा J2 पे लगा, काम पे लगाया जाए तुम्हें तो क्या लोगे। अब P2 आदमी J2 काम को करना नहीं जानता, लेकिन वो झूठ बोल के आया, तो फैक्ट्री मालिक को तो पता नहीं इस बात का। वो तो ये मानता है फैक्ट्री मालिक कि हाँ इसे काम आता होगा। तो फिर P2 से जब ये पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें इस काम पे लगाएं तो तुम यहां पर क्या कितने पैसे लोगे, तो सोचिए, कॉमन सेंस है। P2 क्या बताएगा वहां पर, बहुत कम पैसे। अगर उसने बहुत कम पैसे बता दिए तो सबसे पहले फैक्ट्री मालिक इसे लगा देगा। तो साफ जाहिर है P2 इतने पैसे बताएगा जिससे कि फैक्ट्री मालिक इस काम पर इसे न लगाए। तो इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, कि भाई P2 आदमी को J2 काम पर नहीं लगाना हमें। तो फिर ऐसी समस्या को कैसे दूर करें, कि ऐसे कैसे प्लान बनेगी कि उस प्लान में P2 को J2 पे ना लगाया जाए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इनफाइनाइट कॉस्ट डाल देते हैं। इनफाइनाइट का मतलब कि P2 J2 पर इंफिनिटी पैसे मांग रहा है, बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। तो साफ जाहिर है फैक्ट्री मालिक कभी भी P2 को J2 पे नहीं लगाएगा। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी आदमी को किसी काम पर नहीं लगाना होता, तो वहां इनफाइनाइट कॉस्ट डाल देते हैं और फिर उस मेथड को उसी तरह से सोल्व करते हैं जैसे कि हम बाकी मेथड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो एक मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर चलता हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ भी किस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व होती है। ऊपर लिख भी दिया मैंने, सम ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन, समटाइम्स ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंधों के कारण। वे प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, या कुछ और हो सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर फैकल्टी टू ए पर्टिकुलर जॉब इज नॉट परमिटेड, मतलब किसी विशेष आदमी को किसी विशेष काम पर नहीं लगाना। तो इसको कोई प्रतिबंध हो सकता है, वो हो सकता है उसके पैर खराब हो और वो काम पैर वाला हो, वो नहीं कर सकता, या वो पैसे ज्यादा मांग रहा हो, उस आदमी को हमको उसमें नहीं लगाना। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसलिए मतलब टेक्निकल हो सकती है, लीगल हो सकती है, या कोई अदर हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोलते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर असाइनमेंट रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो फिर इन डिफिकल्टी को दूर कैसे करते हैं, तो मैंने लिखा सच डिफिकल्टी वी असाइन ए वेरी हाई कॉस्ट
ऐसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट लगा देते हैं, से टू इन्फिनिटी कॉस्ट। इनफाइनाइट लिखा है मैंने, कॉस्ट अनंत कॉस्ट डाल देते हैं टू द कोरस्पॉन्डिंग सेल, टू द एक्टिविटी विल बी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड। तो वो जो एक्टिविटी है यहां पर कि P2 को J2 पे लगाइए, वो अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाएगी, वो आदमी उस काम पर लगा नहीं रहेगा। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम लेता हूं मैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। देखिए जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिया ही है, यहां पर काम कितने हैं, J1 है, J2 है, J3 है, J4 है। यहां पर पहला आदमी P1, P2, P3 और P4, ये 4 आदमी हैं। P1 पहले काम के 12 रुपए, P1 दूसरे काम के 10 रुपए, P1 तीसरे काम के 10 रुपए और P1 इस काम के 8 रुपए मांग रहा है। लेकिन P2 J2 काम पर नहीं लगाया जाना, तो मैंने लिखा नॉट सुटेबल। P2 को J2 काम पर नहीं लगाना है, बाकी ये सारे सबके जो पैसे मांग रहे हैं सब लिखे हुए हैं, वो तुम जानते हो। अब हम क्या करेंगे यहां पर कि भाई यहां पर इनफाइनाइट डाल देंगे, जिससे कि P2 को J2 काम पर ना लगाया जाए। तो मैं टेबल बना रहा हूं, यहां पर 12, यहां 10, यहां 10, यहां पर 8, यहां 14, यहां पर मैंने डाल दिया इन्फिनिटी, 15, 11, 6, 10, 16, 4, 8, 10, 9, 7। ठीक है। अब यहां से जो मैंने स्टेप लिखवाए थे बिल्कुल सेम वैसे ही प्रॉब्लम सोल्व करिए जैसे तुम करते हो। स्टेप 1 क्या था, सोचिए। पहली रो के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो देखिए कितना है, 8 है। 8 को इन सब में से माइनस कर दीजिए। तो करिए यहां पे, इसमें से माइनस करेंगे 8 को तो 4 यहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे 2, यहां पर 2 और यहां पर जाएगा 0। सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 11, 11 को माइनस कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर इन्फिनिटी ही रहेगा, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 0 जाएगा। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, 4 को माइनस करिए, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, यहाँ 4 बच गए, यहाँ पर बच गए तुम्हारे 12 और यहाँ आ जाएगा 0। इसमें देखिए सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो तुम्हारा 8 है, 8 को माइनस कर दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ थोड़ा गलती हो गई, 7 है छोटा, 7 सबसे छोटा है। तो 7 इसमें से माइनस करा, 1 आ गया, यहाँ पर आ गया तुम्हारा कितना 3, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 2 और यहाँ पर आ गया 0। तो इस तरह से ये हमारी पहली टेबल बन गई जो स्टेप 1 में होती है। लिखवाया था मैंने, सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द एवरी एलिमेंट या कोरस्पॉन्डिंग रो। अब देखिए इस यही काम तो मैं कॉलम में करना है, वो स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 2 में जाइए, फर्स्ट कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1। तो इसी कॉलम के सभी एलिमेंटों में माइनस कर दीजिए। जैसे यहां पर जाएगा 3, यहां पर माइनस करा 2, यहां पर 1, यहां पर 0। इसमें देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2, माइनस करिए, यहां पर 0, यहां पर इन्फिनिटी, यहां पर 2, यहां पर 1। इसमें सबसे छोटा है 2, माइनस कर दीजिए, 0, यहां पर 2, यहां पर 10, यहां पर 0। सबसे छोटा 0 है, सब में से माइनस करोगे 0 ही रहेगा। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 होते हैं। उसके बाद में होता है असाइनमेंट बनाना। असाइनमेंट का मतलब बॉक्स बनाना। बॉक्स तुम्हें मालूम होगा, पहली रो से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, सिंगल 0 ढूंढते हैं। फर्स्ट रो में सिंगल 0 नहीं है, सेकंड में सिंगल 0 है, अगर सेकंड में सिंगल 0 है उस पर बॉक्स बनाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में पड़ने वाली सारी 0 को क्रॉस करेंगे। उसके बाद आएंगे थर्ड रो में, थर्ड रो में सिंगल 0 नहीं है, फोर्थ रो में सिंगल 0 नहीं है, तो रो वाला रूल लग गया। अब चलेंगे कॉलम वाले रूल पर। फर्स्ट कॉलम में सिंगल 0 ये रही, तो अब की बार रो की क्रॉस कर देंगे। फिर इस वाले कॉलम में आएंगे, इस कॉलम में सिंगल 0 है, बॉक्स बनाएंगे, कॉलम की रो की सारी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद में इस कॉलम में आएंगे, इस कॉलम में कोई सिंगल 0 नहीं है, इस कॉलम में सारी सिंगल 0 नहीं है। सारी 0 पर बॉक्स या क्रॉस बन चुका है। अगर नहीं बना होगा तो ये ही स्टेप थर्ड और स्टेप जो फोर्थ होता है बॉक्स बनाने वाला, सिंगल 0 वाला रूल दोबारा लगाते हैं। तो एक टेबल में उसे तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि सभी 0 पर बॉक्स या क्रॉस नहीं बन जाए। लेकिन तुम्हें बताया था मैंने हंगेरियन मेथड में, स्टेप नंबर थर्ड का मतलब पहले रो में देखना है सिंगल 0, स्टेप नंबर फोर्थ का मतलब होता है कॉलम में देखना सिंगल 0। लेकिन ये क्रम से लगाने हैं, सक्सेसिव। कहने का मतलब पहले रो में, फिर कॉलम में, फिर रो में, फिर कॉलम में। ठीक, उसके बाद इन बॉक्सों को काउंट करिए कि बॉक्स कितने बने। बॉक्स बने 3, लेकिन रो कितनी है हमारी 4। तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम तभी सोल्व बन जाएगी जब इन बॉक्सों की संख्या उतनी हो जाए जितनी रो है या जितने कॉलम्स हैं। तो अब उसके बाद मार्किंग करते हैं। मार्किंग, मार्किंग कैसे करते हैं, देखिए मैंने तुम्हें बताया था मार्किंग करने का रूल क्या है। पहले रो मार्क की जाएंगे जिसमें बॉक्स नहीं है, तो इस रो में बॉक्स नहीं है, इस पर राइट किया जाएगा। फिर कॉलम मार्क किया जाता है, लेकिन कॉलम किसको देखकर मार्क होता है, क्रॉस 0 को देखकर। लेकिन उसी में क्रॉस 0 देखनी होती है जो तुमने अभी रो मार्क करी है। ये रो मार्क करी, इसमें क्रॉस 0 यहां पर है, तो ये कॉलम मार्क कर दीजिए। अब जो रो मार्क होगी
पहले रो मार्क होगी थी फिर कॉलम। अब जो यहाँ पर रो मार्क होगी वो बॉक्स देखकर होगी। पहली बार जो रो मार्क होती है वो किसको देखकर होती है, बॉक्स नहीं है उस रो में होती है। जिस रो में बॉक्स नहीं होगा पहले वो रो मार्क होगी, उसके बाद जब भी रो मार्क होगी बॉक्स देखकर। तो अब यहाँ पे कॉलम मार्क हो गया था, कॉलम से हमें रो मार्क करनी, तो इसमें बॉक्स देखो कहां है, ये रहा बॉक्स, ये रो मार्क कर दीजिए। अब इसके सामने देखो क्रॉस जीरो है, नहीं है। अगर क्रॉस जीरो होती तो कॉलम मार्क होता। तो कॉलम मार्क करने का एक ही तरीका होता है क्रॉस जीरो, लेकिन रो मार्क करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका रो का क्या होता है, जिसमें बॉक्स नहीं होता, उसके बाद फिर जब भी रो मार्क्स होगी बॉक्स देख कर होगी, बस इस बात का ध्यान रखना। अब तुम्हें यहां पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अनमार्क्ड रो, जिन रो पर राइट नहीं लगा वे अनमार्क कहलाएंगे, और अनमार्क्ड कॉलम, कॉलम ये रहा जिस कॉलम पर राइट लगा, अनमार्क्ड रो और मार्क कॉलम, इन पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कहलाती हैं। ये लाइन देखिए कितनी खींची, 1 2 3 खींची, 1 2 3 खींची है। इन लाइनों की एक विशेषता होती है कि जितनी भी जीरो हैं, चाहे वो बॉक्स में या क्रॉस में, वो इन लाइनों के ऊपर आ गई होंगी। अगर ये इन लाइनों के ऊपर नहीं आई है तो तुमने मार्किंग गलत करी है। अब उसके बाद में स्टेप अगला कौन सा आएगा, देखिए मेरे इस क्वेश्चन के अनुसार स्टेप नंबर मैं 3 लिख रहा हूं, लेकिन जो मैंने लिखवाया था हंगेरियन मेथड, स्टेप 3 4 में इसमें लगा चुका हूं। देखिए ध्यान देना। अब क्या करते हैं, जितने भी हमारे अनकवर्ड एलिमेंट हैं, अनकवर्ड कौन से कहलाते हैं, जो लाइनों के ऊपर ना हो, उनमें सबसे छोटा एलिमेंट छाटेंगे अनकवर्ड में, वो 1 है। 1 को अनकवर्ड में से ही माइनस करेंगे, लेकिन उसे ऐड भी करते हैं। कहां पर ऐड करते हैं, जहां दो लाइनों का इंटरसेक्शन हो। जैसे यहां पे दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, यहां पे दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, और बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही छोड़ देते हैं। अनकवर्ड 1 में सबसे छोटा है 1, तो 1 को अनकवर्ड में से ही माइनस करो। जैसे यहां बना जाएगा, तो मैं अगली टेबल यहां लिख रहा हूं, यहां 1 इन्फिनिटी में कम करोगे इन्फिनिटी रहेगा, फिर यहां 1, फिर यहां 0 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 9। और जहां इंटरसेक्शन है, जैसे यहां 0 है, तो यहां पर 1 को ऐड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। यहां पर भी 0 है तो इसमें भी ऐड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट ऐसे छोड़ दीजिए, 3 0 0, और यहां पर आएगा 0 1 0, और यहां पर इसमें आएगा यहां पर 0, यहां पर 0। ठीक है। अब इसके बाद में फिर दोबारा से बॉक्स बनाने शुरू करिए। बॉक्स बनाने का मतलब होता है सिंगल जीरो ढूंढिए, लेकिन रो से स्टार्ट करनी है। इसमें सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड में सिंगल जीरो है, बॉक्स बनाइए और रो की सारी क्रॉस कर दीजिए। एक मिनट, जरा पेन थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ये ना, सिंगल जीरो यहां मिल गई, बॉक्स बना दिया, कॉलम की सारी जीरो क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद में थर्ड रो में आइए, सिंगल जीरो ये रही, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद में इस रो में देखिए सिंगल जीरो है, ये रही, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए। अब हम लगाएंगे कॉलम वाला रूल। पहले कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड में सिंगल जीरो है, तो रो की सारी मार्क करिए। थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, फोर्थ में नहीं है। अब रुक जाइए और रुक कर देखिए कि सारी जीरो पे बॉक्स या क्रॉस बन गए नहीं बन गए। देखिए सब जीरो पे बॉक्स या क्रॉस बन गए हैं। अब इन बॉक्स को गिनो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, और रो कितनी थी हमारी, 4 थी। तो अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अगर फिर बॉक्स कम रह जाते तो फिर मार्किंग करते, लाइन ड्रॉ करते। ठीक है, ये स्टेप बार बार रिपीट करने हैं जब तक कि नंबर ऑफ असाइनमेंट या नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल ना हो जाए नंबर ऑफ रोज के, तभी वो प्रॉब्लम कंप्लीट कराएगी। तो यहां पर हम कहेंगे भाई देखो बॉक्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये P1 आदमी था, ये P2 था, ये P3 था, ये P4 था। यहां पर J1 काम था, यहाँ J2 था, यहाँ पर J3 था, और यहाँ पर J4 था। तो अब कोई पूछेगा तुमसे हंगेरियन मेथड ने क्या प्लान बनाई, तो उसने प्लान बनाई ये असाइनमेंट प्लान कराती है। P1 को लगाइए J2 काम पर, जहां पर बॉक्स बना है P1 लगाइए J2 पर, P2 लगाइए, P2 के सामने बॉक्स बना यहां पर, P2 को लगाइए J4 पर। यहां देखिए P3 को लगाइए, P3 को लगाइए J1 काम पर, P4 को लगाइए, P4 को लगाइए J3 पर। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा P2 को J2 पर नहीं लगाया गया, क्योंकि हमने पहले कहा था यहां प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शन है। और तुम भी सब सोचो, हम जो बॉक्स बना रहे हैं वो कहां बना रहे हैं, जीरो पर, इनफाइनाइट पर नहीं। तो इसलिए जब यहां इन्फिनिटी है, चाहे तुम कितना भी काम कर लेना, यहां जीरो कभी नहीं आएगा। तो जब यहां जीरो नहीं आएगा तो यहां बॉक्स भी नहीं बनेगा। बस ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब कोई कहने लगे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, मिनिमम कॉस्ट। तो वो सबसे शुरू वाली टेबल में जाएंगे जो सबसे पहली टेबल थी, ये रही सबसे पहली टेबल, ये रही। यहां लिखे इनके पेमेंट जो मांग रहे थे। P1 मांग रहा था J2 काम के 10 रुपए, P2 मांग रहा था कौन से काम पे लगाया गया, देखो देखना पड़ेगा। P2 लगाया J4 पर, तो P2 मांग रहा था J4 के कितने, 11 रुपए। तो यहाँ पे 11, इन सब का सम कर दीजिए, वो तुम्हें आता है। तो P1 था हमारा
J1 काम पर, तो यहाँ पर किराया था पर कितना 10, फिर था 11 और P3 लगाया J1 पर, P3 लगाया है हमने, ये रहा P3 लगाया है J1 पर, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ पर 6 आ गया। और उसके बाद में J3 लगा, P4 लगाया है J3 पर, P4 J4 पर, वहां पर है 7 रुपीज, यहाँ पे मैंने 7 डाल दिए। बस जी इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ये हंगेरियन ने बताया। तो एक छोटी सी समस्या थी कि कभी भी रेस्ट्रिक्शन की बात आ जाए, प्रतिबंध की बात आ जाए, तो उस जगह कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल एक इनफिनिट डाल देनी कॉस्ट, जिससे कि उस आदमी को उस काम पे ना लगाया जाए। अब देखिए असाइनमेंट में एक छोटी समस्या रह गई है, जो चीज हमें पहले बतानी होती है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन वो हम बाद में बताते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। जो हमारी एक क्वेश्चन दिया गया था असाइनमेंट के, ये सारे टेबल के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन हम इन प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं बिना टेबल के, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वास्तव में एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, और जो असाइनमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक स्पेशल केस होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जरूरी नहीं होता सेम हो, लेकिन असाइनमेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये उसका एक क्या है, पर्टिकुलर केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ठीक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे असाइनमेंट की बात करिए या ट्रांसपोर्टेशन की, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बस इनको सजा दिया गया है एक टेबल में, है सब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही। अब बात उठती है हम इसे मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने एक रफली एक यहां पर टेबल बनाई है, इसमें देखिए P1 P2 और Pn, कुल मिलाकर इन जनरल मैंने n आदमी लिए हैं, J1 J2 Jn n काम लिए हैं, और इस टेबल में जो अंदर लिखे हुए हैं, जो ये पेमेंट मांग रहे हैं, वो इनके सामने लिख दिए गए हैं। अब ध्यान सुनना, हम मान लो P1 को J1 पर लगाते हैं, P1 को J1 पर लगाते हैं, तो उसे शो कैसे करें, या तो हम पीछे लिख देते हैं कि P1 को, जब आंसर लिखते हैं P1 को हमने J1 काम पर लगा दिया, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसके लिए हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं यदि P1 को J1 पर लगाएंगे तो उसे हम X11 से दिखाएंगे, और X11 की वैल्यू 1 होगी। अगर आदमी तो एक ही है ना वो, तो इस आदमी को जब इस काम पर लगाया जाएगा तो उसे शो करने के लिए हम X लिखा जाएगा। P1 को J1 पर लगाएंगे तो X11 से लिखेंगे और उसकी वैल्यू 1 देंगे। अगर P1 को J1 काम पर नहीं लगाया जाएगा तो X11 की वैल्यू फिर 0 लिखी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जो आदमी है वो तो एक ही है ना, एक ही तो आदमी को लगाना, तो X की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। तो X ये शो करेगा कि किस आदमी को किस काम पे लगाया जा रहा है। जैसा कि मान लीजिए P1 को तुमने J2 पे नहीं लगाया, तो कोई पूछेगा X12 कितना हुआ, तो तुम 0 क्या हो गए। तो इसलिए आदमी को हम लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, उसे X दिखाया जाएगा, तो वो यहां लिखूंगा मैं अंदर की तरफ, ये हमारे किराए हैं और ये है X11, यहां पर किराया है, ये है X12, ऐसे ही करते जाइए, यहां आ जाएगा X1n। तो कोई पूछेगा ये X क्या है, X ये बताएगा कि ये आदमी इस काम पर लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। कोई पूछे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 2 ही हो सकती है, 1 या 0, लगाया गया तो 1, नहीं तो 0। इसी तरह से मैंने सब जगह ऐसे कर दिया X21 और यहां लिख दिया मैंने X2n, इसी तरह से नहीं X22 और यहां पर लिख दिया मैंने X2n, वो तो तुम समझ जाओगे, कर लोगे इसे। यहां पर XN1, यहां पर XN2 और यहां पर आ जाएगा हमारा XNN। देखिए यदि हम ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का एक स्पेशल केस है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में तो इधर तो अवेलेबिलिटी भी होती है कि कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हाँ तो यहां भी लिख सकते हो तुम। इसके सामने एक आदमी अवेलेबल है, एक आदमी को लगाना, तो यहां पे अवेलेबिलिटी 1 आ गई, इसके सामने 1, इसके सामने 1, इन टोटल का सम करो n। अब यहां देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर रिक्वायरमेंट होती थी कि ये वाला दुकानदार कितने प्रोडक्ट मांग रहा है, तो सीधी सी बात है काम है, इस काम पे कितना आदमी लगाया जाएगा, एक आदमी लगाया जाएगा, तो इसका मतलब यहां 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, इनका सम करिए तो इनका सम भी n ही आएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती थी तो वह पता होगा अवेलेबल क्वांटिटी का सम और जो रिक्वायरमेंट होती है उसका सम सेम होता है, तो बिल्कुल सेम ही तो आ रहा है, देखो इधर n आ रहा है इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको मैथमेटिकल कंडीशन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो कैसा कन्वर्ट करूंगा वो बता रहा हूं मैं। पहले कुछ बातें हैं जो संकेत हैं वो मैंने ऊपर की ओर लिख दिए गए हैं, देखो यहां पर ये
ये मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज देयर आर n पर्सन, मान लीजिए n आदमी है और n जॉब्स है, जॉब्स का मतलब मशीन मान लीजिए, एंड द असाइनमेंट ऑफ जॉब हैड टू बी डन ऑन ए 1-to-1 द बेसिस, ये तुम भी जानते हो, एक आदमी को एक काम पे ही लगाना है एक समय में। फिर उसके बाद में हमने लिखा कि ये प्रॉब्लम जो है एक टेबल में लिख देते हो तुम n क्रॉस n बाई के मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं क्या, कॉस्ट मैट्रिक्स या प्रॉफिट मैट्रिक्स बोलते हैं, या इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस तरह सजाते हैं हम प्रॉब्लम को। और इसमें यहाँ पे अब मैंने क्या लिखा, एक्स आई जे का मतलब 1 होगा अगर जे टी एच जॉब इज असाइन टू आई टी एच मशीन, और एक्स आई जे का मतलब क्या होगा, 0 जब जे टी एच जॉब इज नॉट असाइन टू आई टी एच मशीन। थोड़ा संकेत गलत हो गया शायद, 1 मिनट को हम उल्टा लिख लें, नहीं सही तो है, आई टी एच मशीन लिखी ना, मशीन मैंने कौन सी बताई है, ये बताई है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, मैं लिख लेता हूं सही से। देखिए एक्स आई जे का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, एक्स आई जे का जब आईवे आदमी को जे वे काम पे लगाया जाएगा, आई टी एच पर्सन असाइन जे टी एच मशीन या जॉब कह दीजिए, ठीक है। एक्स आई जे का मतलब बताया मैंने, ये एक्स आई जे का क्या मीनिंग है, एक्स आई जे का मतलब होगा ये, जब वही 1 कब होगा, जब आई टी एच पर्सन को असाइन किया जाएगा जे टी एच मशीन पर, और 0 कब होगा, जब इसे असाइन नहीं किया जाएगा, तो मैंने लिख दिया है नॉट असाइन। ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई यहां पर। तो एक्स आई जे, आई वे आदमी को जे वे काम पर लगा रहे हैं तो 1, नहीं लगा रहे तो 0, ठीक। तो ये कुछ संकेत दिए हैं, अब मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, बस थोड़ा ध्यान देना। यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि इन एक्स का सम करिए रो वाइज, पहले मैं तुम्हें लिख रहा हूं रो कंडीशन, तो रो कंस्टेंट कह दीजिए, रो रेस्ट्रिक्शन कह दीजिए, मर्जी है, रो की प्रतिबंध क्या क्या बनेंगे, रो रेस्ट्रिक्शन, ध्यान देना। अगर मैं इन एक्स का सम करूं रो वाइज, इस एक्स का इस एक्स का इस एक्स का रो वाइज सम करूं, x11 प्लस x12 प्लस डॉट 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 x1n, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। x का मतलब क्या है, P1 आदमी को J1 काम पर लगाओगे तो x11 की वैल्यू 1 आएगी, और नहीं लगाओगे तो x11 की वैल्यू 0 होगी। x12 का मतलब क्या है, P1 आदमी को J2 काम पर लगाओगे तो x12 की वैल्यू 1 आएगी, नहीं लगाओगे तो 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट रो की बात करें तो P1 आदमी किसी एक काम पे तो लगा होगा, मान लीजिए P1 J1 पे लगा तो P1 J2 पे नहीं लगा होगा, B1 J1 पे नहीं लगा होगा, क्योंकि एक आदमी को एक काम पे तो लगाना है। तो इसका मतलब x11 की वैल्यू 1 हुई होगी और बाकी सारे x 0 हुए होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पहली रो में सारे x को जोड़ा जाएगा तो उनका सम 1 आएगा, क्योंकि एक आदमी एक काम पे लगा होगा। इसी तरह सेकंड रो में हो जाएगा x21 प्लस x22 अब प्लस डॉट डॉट अब प्लस x2n बराबर 1 हुआ होगा। लास्ट की रो में देख लीजिए, ऐसे करते जाइए, xn1 प्लस xn2 प्लस डॉट 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 प्लस xnn इक्वल टू 1 हुआ होगा। मतलब ये जो हमें x निकाल रहे हैं ये बताते हैं किस आदमी को किस काम पर नहीं लगाना चाहिए, मैं x की कंडीशन बता रहा हूं। इन x की रो वाइज यदि सम करोगे तो 1 आएगा। अब हम देखते हैं कॉलम के प्रतिबंध, कॉलम रेस्ट्रिक्शन। चलिए कॉलम में चलिए, पहले कॉलम में देखिए, अगर मैं कॉलम वाइज इन एक्स को सम करूं, देखो सी की बात मत करना, सी तो वो पेमेंट है, वो अलग बात है, हमें तो एक्स निकालने होते हैं कि किस आदमी को किस काम पे लगाना है। तो एक्स की बात कर रहे हैं हम, हमारे लिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स हैं। टोटल वेरिएबल कितने हैं, ये पहली रो में एन है, दूसरी में रो में एन है, लास्ट में एन है, कुल रो एन है, तो एन बाई एन इंटू एन कर दीजिए, इतने वेरिएबल्स हैं। और ये सारे वेरिएबल्स की मैं कंडीशन बता रहा हूं, रो वाइज सम करोगे तो ऐसा ना चाहिए। अब कॉलम वाइज सम करो, पहले कॉलम का सम करो, x11 फिर x21 प्लस डॉट डॉट प्लस xn1, पहले कॉलम का सम, ये भी 1 होगा। अगर P1 आदमी को J1 काम पर लगाया गया है तो इसकी वैल्यू 1 आई होगी। इसका मतलब J1 काम पर कोई और आदमी नहीं लगा होगा, क्योंकि जब तुमने P1 को J1 पर लगा दिया तो x11 की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर P2 J1 पर नहीं लगाया जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। फिर Pn Jn पर भी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उस पर कौन लग गया, P1 लग गया, ठीक है। तो इस कॉलम वाइज भी सम करोगे तो इनका सम 1 आएगा। इस वाले का देख लो, सेकंड कॉलम का x12 x22 प्लस डॉट डॉट कर दीजिए
प्लस एक्स एन टू भी 1 आएगा। इसी तरह से हम सारे कॉलम का सम करें, इस तरह लास्ट का भी कर दीजिए, x1n x2n प्लस डॉट 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 प्लस xnn की वैल्यू 1 आएगी। तो हम जो ये वेरिएबल्स ढूंढना चाहते हैं, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उनके इतने प्रतिबंध हैं। और अपने पास सोचिए, कुछ अपने पास भी लिख सकते हैं हम। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो हमने बताया कि x ऐसे होंगे, रो के कितने हुए कुल प्रतिबंध, ये n, कॉलम के कितने हुए n, और बाकी हम खुद जानते हैं। जो हमारे ये एक्स आई जे हैं, चाहे x11 है या x12 है, इनकी वैल्यू कभी भी 0 या 0 से बड़ी ही होगी, क्योंकि तुम्हें पता है इनकी वैल्यू या तो 1 है या 0 है, तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये शो कर रहे हैं किस आदमी को किस काम पर लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। लगा रहे हो तो 1, नहीं लगा रहे तो 0। तो इसकी वैल्यू, इन जितने भी एक्स है सबकी वैल्यू 0 से बड़ी ही आनी है। अब लास्ट का मेरी बात सुनिए, अब लास्ट में जो है क्या है, हम ये एक्स ढूंढ कैसे रहे हैं, हम इन आदमियों को इन काम पे लगाना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि भाई इस तरह से लगाना है जिससे कि इन्हें पेमेंट कम से कम देना पड़े। तो पेमेंट कैसे निकलेगा, अब वो बात आती है, कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात चल रही है यहां लास्ट में, कॉस्ट कैसे निकलेगी। सोचो, अगर P1 आदमी को C1 काम J1 काम पे लगाया गया, P1 को J1 पे लगाया गया, तो कितने पैसे मांग रहा, C11, और x11 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो x के इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिलाकर किराया कितना आएगा, कि पेमेंट कितना आएगा, C11, क्योंकि x11 की तो वैल्यू 1 हो जाएगी ना, अगर P1 को J1 पे लगा रहे हो तुम। तो यहां पर क्या आएगा किराया, C11। यहां पर कितना बैठेगा, 0, क्योंकि x12 की वैल्यू 0 हो गई होगी, क्योंकि P1 को तुमने J1 पे लगाया, तो P1 J2 पे नहीं लगेगा, तो C12 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 0 बैठ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पूरी टेबल में जब तुम इन आदमियों को काम पर लगा दोगे, तो पेमेंट निकालना है तो किसकी मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें, जितने भी सी आई जे हैं और जितने भी एक्स आई जे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो वो ही टोटल पेमेंट आ जाएगा। इस पेमेंट को मैं नाम दे रहा हूं जेड, और इस पेमेंट को हम क्या चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना। सी की और ये एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। फिर सोच लीजिए, P1 को J1 काम पे लगाया गया, तो x11 की वैल्यू 1 है, तो यहां पर कुल किराया कितना देना पड़ेगा या कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा C11 इंटू x11 कर दो भाई, जब x11 की वैल्यू 1 तो है, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे रहेगा तो C11 ही। ठीक, अब P1 को J2 पे तो लगाया नहीं गया, तो x12 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो C12 की गुना x12 में करोगे तो 0 तो बैठेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसी, मतलब P1 को J1 पर नहीं लगाया गया, तो x1n की वैल्यू भी 0 हुई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भी 0 आएगा। मतलब जहां जो आदमी लगाया जाएगा वहीं तो निकलेगा पेमेंट, बाकी सबसे 0 हो जाएंगे। इसलिए क्या करें हम कि भाई जितने भी सी हैं, जितने भी एक्स हैं, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, यही पेमेंट करना पड़ेगा। और हम इस पूरे चैप्टर में चाह रहे हैं कि ये मिनिमम बैठे। तो देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम को मैंने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया कि हमें सारे एक्स ऐसे निकालने हैं जो इन रो की कंडीशन को, कॉलम की कंडीशन को, और इस पर जेड की जो वैल्यू निकले वो मिनिमम आनी चाहिए। तुम देख समझ गए होगे कि मैंने इसको टेबल से मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं यहां पर कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो एक वास्तव में एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 पार्ट होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये बन गई, ये सारी कंडीशन बन गई जिन्हें हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, ये रो कंस्ट्रेंट, ये कॉलम कंस्ट्रेंट, और ये वाला आ गया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये वाला नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब मैं इन सबको छोटे करके लिख रहा हूं, ये तो बहुत फैला दिया मैंने, अब मैं इनको छोटे कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं लास्ट वाली को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो किराया होता है या पेमेंट जो हमें करना है वो सबसे कम आए। तो वो पेमेंट कैसे निकलेगा, जितने भी सी होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है तुम्हें एक्स आई जे में, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक, जे की वैल्यू भी कहां से कहां तक, 1 से n तक, क्योंकि रो भी उतनी है n है, कॉलम भी n है। तो इसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट टू, कंडीशन क्या है वो सब्जेक्ट टू यहां लिखी जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन, रो वाली लिख दो सारी यहां, फिर कॉलम वाली यहां सारी लिख दो। लेकिन रो की तो इतनी सारी हैं, इनको छोटा करके लिखो ना, सबको छोटा करके लिखो इनको। देखो ध्यान दो, पहली रो में देखो ध्यान से, पहली रो में 1 1 1 1, आई चेंज नहीं हो रहा, जे चेंज हो रहा। तो पहली को मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा x1, ध्यान दो, x1
1, फिर x12, x1n, इनको समेशन में लिखना चाहूं तो x1j लिख दूं यहां पर, और यहां पे समेशन में लिख दूं j की वैल्यू 1 से लेके n तक, और इक्वल टू लिख दूं 1। तो पहली वाली रो लिखिए, ये पहली रो समेशन में। देखिए j की वैल्यू खोलिए, j की वैल्यू 1 रखोगे तो x11, j की वैल्यू 2 रखोगे तो x12, j की वैल्यू 3 रखोगे तो x13। ऐसे ही तुम सेकंड रो को लिख सकते हो समेशन में। समेशन देखो इसमें 2 2 2 आई नहीं चेंज हो रहा, j चेंज हो रहा, तो इसे लिख सकते हो x2j, और j की वैल्यू कहां से लेके 1 से n तक, ये लिख दिया। ऐसे मैं सारी रो को लिख सकता हूं समेशन लास्ट वाली को, j इक्वल टू 1 to n xnj, ये मैंने लास्ट वाली लिख दी। लेकिन ये क्या फायदा हुआ, जितनी ये रो थी अब भी तुमने उतनी कंडीशन लिख दी नहीं, इन सबको मिलाकर भी मैं एक बना सकता हूं। देखिए कैसा बनाऊंगा मैं, इन सबको मिलाकर एक बनाऊंगा, ये है तो n लेकिन एक बना दूंगा मैं। क्या लिखूंगा, समेशन j इक्वल टू 1 to n। अब देखो यहां पर इनमें सब में j फिक्स हो गया, सब में देखो j फिक्स हो गया, लेकिन i चेंज हो रहा, i 1 to n, तो मैं लिख दूंगा x i j इक्वल टू कितना 1, और i की वैल्यू अलग डाल दूंगा 1 2 3 डॉट 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 n। मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हें पहले वाली कंडीशन देखनी है ये वाली तो i की वैल्यू 1 रख दो, अब फिर समेशन खोल दो तो ये बन जाएगी। अगर तुम्हें दूसरी देखनी तो i की वैल्यू 2 डाल दो, i की वैल्यू 2 डाल दीजिए तो ये सेकंड वाली बन जाएगी, ये वाली j को रखो ना, i की वैल्यू 2 रखी यहां, अब फिर j खोल देना तो ये पूरी बन जाएगी ये वाली। तो ऐसा मैंने इन सबको मिलाकर केवल एक कंडीशन बना दी, ये वाली, ये केवल एक कंडीशन। ऐसे ही इन सबको मिलाकर एक कंडीशन इनसे बना सकते हो तुम। बस सिंपल एक कंडीशन लिखूंगा, कुछ नहीं करने का, यहां मैं जे चेंज करवाया, पीछे आई लिखे, अब की बार मैं उल्टा कर दूंगा तो ये कॉलम वाली बन जाएंगी। ध्यान रखना नीचे वाली कॉलम वाली क्या बन जाएंगी, समेशन यहां आई लिखा जाएगा 1 to n, यहां पर x i j ही लिखा जाएगा 1, और पीछे लिखा जाएगा j की वैल्यू 1 2 3 अप टू n। बस जहां j था वहां i कर दिया, जहां i था वहां j कर दिया, तो एक कॉलम की कंडीशन सारी लिखी गई। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को छोटा करके हमने ये बना दिया मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए एक तो ये होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले वाली, ये हो गया रो वाले कंस्टेंट, ये वाले हो गए कॉलम वाले, ये वाले कॉलम वाले लिख देता हूं मैं, ये रो वाले हैं ये कॉलम वाले हैं, सारे एक जगह कर दिया हमने इकट्ठे। और साथ में लास्ट में लिख देते हैं हम यहां पर जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होते हैं वो लिखे थे हमने, क्या जितने भी एक्स ढूंढने हैं वो कैसे होने चाहिए, 0 0 से बड़े, ये कहलाते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। कि भाई जो हम x ढूंढेंगे यहां पर वो सारे x 0 0 से बड़े ही होने चाहिए। बस देखो 3 पार्ट हो गए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सारे कंस्टेंट, और लास्ट वाला हो गया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये बन गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बस असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर मैंने यही दिखाया है कि भले ही असाइनमेंट प्रॉब्लम है लेकिन ये वास्तव में होती लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है। ये मैंने टेबल जो किताब में क्वेश्चन रखे हैं वो सारे टेबलर फॉर्म में है और हमने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इनको जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उनको टेबल बनाकर सोल्व करना आसान होता है, इसलिए सारा पूरे चैप्टर में सारी प्रॉब्लम किस में दी गई है, टेबल में। अगर हम इस तरह सोल्व करने लगे तुम्हारे सामने ऐसी प्रॉब्लम दे दें कि भाई जेड ऐसा ढूंढना है, सॉरी एक्स ऐसे ढूंढने हैं जिससे कि जेड सबसे कम हो जाए, और एक्स ऐसे ढूंढने हैं जो इन सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, इन सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, रो वाली को भी कॉलम वाली को भी। बोला कितनी सारी इक्वेशन होगी, कब तक सोल्व करोगे तुम इन्हें, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर टेबल बनाकर उसमें एक मेथड भी डाल दिया गया, हंगेरियन मेथड, उससे वो बहुत जल्दी सोल्व हो गई। वरना देखो n इक्वेशन ये हैं, n इक्वेशन ये हैं, कुल मिलाकर तुम्हारे यहाँ पे n और n कितनी होगी, 2n इक्वेशन होगी। अब इतनी सारी इक्वेशनों को सोल्व करना, x ढूंढना, और फिर उन पर भी शर्त है कि ऐसे x ढूंढना जो यहाँ रखे हैं तो z मिनिमम आ जाए, तो बहुत मुश्किल काम है। और हंगेरियन मेथड से टेबलर फॉर्म में लिखने से ये प्रॉब्लम को बहुत जल्दी हो जाती है सोल्व। तो इसलिए यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड मतलब सॉरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लिया गया है टेबुलर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में एक मेथड बना दिया गया हंगेरियन मेथड, और उससे ये प्रॉब्लम बड़े आराम से सोल्व कर ली। ठीक है बच्चों, यदि तुम्हें समझ में आती हो बच्चों ये तो बता दो करो जो कि हाँ तुम्हें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो कोई कमेंट करिए और बताइए मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, उसे बताइए मुझे, तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा जो है। ठीक है बच्चों, और यदि मान लीजिए पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू।